फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th में चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम मोस्ट टाइम पे प्रश्न बैंक से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखो क्या है, के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। ठीक है, तो ये हमको करना है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, हमको k की वैल्यू निकालना है। यहाँ से कहाँ से, यहाँ से k की वैल्यू हमको निकालना है। जो k दिख रहा है इसकी वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो इस समीकरण को हम लिख लेते हैं पहले। 2x + 3y = k, ये समीकरण हमने लिख ली। अब हमको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। क्या निकालना है, k का मान। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, x बराबर जो हमको दिया है x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर कहाँ रख देंगे हम, इस समीकरण में, तो हमारा k का मान निकल जाएगा। देखो किस तरह से रखेंगे, x की जगह पे रख दो 2, x बराबर 2 + 3, फिर या y की जगह क्या आएगा 1 और = k। अब यहाँ का इसमें गुणा कर दो, 2 2 = 4, 3 1 = 3 = k। अब k की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 4 + 3 कितना होता है 7, तो k की वैल्यू आ गई 7। बस ये आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, केवल आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू इस समीकरण में पुट करना थी और इजी वे में सरल हल करना था, सरल करना था बस। ठीक है, अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन। नीचे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित है तो आप a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना आपको, जैसा यहाँ ऊपर किया था ना वैसा का वैसे ही करना है। देखो ध्यान से क्या करा था मैंने, समीकरण लिखी थी पहले उस सवाल में, ये समीकरण, तो यही समीकरण लिख लो आप। 3y = ax + 7 ये लिख ली। अब क्या करना है, देखो बिंदु दिए हैं, तो जब भी आप कोई बिंदु दिए हों तो हम फर्स्ट वालों क्या मानते हैं x, सेकंड वालों क्या मानते हैं y मानते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला x बराबर क्या हो जाएगा 3 और y बराबर क्या हो जाएगा 4 रखने पर। बस ये सीधी सिंपल तो बात है। यहाँ पर भी हमने इक्वेशन रखी थी, ये रखी, यही इक्वेशन हमने यहाँ उठा के यहाँ रख दी और x की वैल्यू ये रही 3 और y की वैल्यू ये रही 4। ठीक है, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पे लिखा है -4 और -2, तो मुझे y की वैल्यू बताओ, तो कितनी है y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -4। तो हमेशा फर्स्ट वाला टर्म x होता है, सेकेंड वाला y होता है। चलो रख दो इस समीकरण में, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 4, ये y की वैल्यू रख दी 4। ठीक है, नेक्स्ट a की वैल्यू तो हमको निकालना है, a को ऐसा कैसे ही रखो। फिर x की वैल्यू कितनी है 3 + 7 रख दो। ध्यान से देखना, देखो अब यहाँ क्या करेंगे, 4 3 = 12 हो जाएगा, फिर 3 का a में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस। अब देखो, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमको a की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, a की, तो a को क्या कर दो, फ्री कर दो। हाँ। क्या कर दो, फ्री। कैसे करेंगे वो देखना, कैसे करेंगे, देखो ये यहाँ से इसको फ्री करना है a को, तो ये जो 7 है इसको इधर लाओ, तो -7 हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3a आ जाएगा। फ्री हुआ, थोड़ा सा हो गया फ्री। अब यहाँ से देख लो, यहाँ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है ना, माइनस का हो जाएगा, क्या 5 आएगा। ठीक है, अब ये आया 3a। ठीक है, अब a को और फ्री कर दो, तो a को और फ्री कैसे करेंगे, a को और फ्री हम इस तरह से कर सकते हैं कि 5 लिखो और ये यहाँ पे किस में है, इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको बट्टे में पहुंचा दो, डिवाइड में पहुंचा दो, तो ये 3 बट्टे में आ जाएगा और a = 5/3 = a आ जाएगा। ये 3 को मैंने कहाँ पहुंचा दिया, बट्टे में पहुंचा दिया, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/3। 5/3। a की वैल्यू इधर मैं लिख देता हूँ, a = 5/3। तो इस तरह से a की वैल्यू निकालनी थी हमको बस। तो ये सवाल 3 नंबर में आ सकता है आपके लिए, या 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आएगा, ये 3 नंबर में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट टाइम पे जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली समीकरण लिखिए। मतलब हमको क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समीकरण दिखती कैसे है। तो आपका चैप्टर जो चल रहा है, ये चैप्टर चल रहा है 4 चल रहा है, इसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब दो चर कौन से, तो दो चर ax + by और ये c क्या है, अचर है। ये हो गया, मतलब a b और c ये क्या है, अचर है। अचर मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, ऐसे अचर। और एक्स और वाई क्या है, ये चर हैं, वेरिएबल है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमको क्या करना है, समीकरण को इस फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में हमको इस रूप में हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो मेरी बात को ध्यान से आप समझना, किस तरह से लिखेंगे इस फॉर्म में, कैसे लिखेंगे। देखो यदि मैं एक्स को जोड़ दूं और वाई को जोड़ दूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 16। 60 कितना आएगा, 16 आएगा। एक्स आंसर कितना आ रहा है, 16। ये कैसे आ रहा है, मैंने एक्स प्लस वाई को जोड़ दिया तो एक्स की वैल्यू थी 2, वाई की वैल्यू थी 14, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना आया, 16। तो ये समीकरण 1 बन गई। केवल हमको क्या बनाना है, समीकरण, बस हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे कम से कम 2 या 3 बना दो, बस बहुत है। 2 नंबर का आ रहा है तो 2 समीकरण बना दो, 3 आ रहा है तो 3 नंबर का आ रहा है तो 3 समीकरण बना दो। एक समीकरण बना दी। अब एक और क्या बन सकती है, एक और ऐसे भी तो बन सकती है कि यहाँ पे 3, ये 3 का गुणा एक्स में कर दो प्लस वाई लिख दो, और यहाँ पे अब आंसर कितना आएगा, देखो एक्स का मान कितना है, 2 है, तो 2 3 दूना 6 हो जाएगा, 6। और वाई का मान कितना है, 14 और 6 20। तो ये समीकरण 2 बन गई। तो इस तरह से आपको कहीं से किसी में भी आप गुणा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एक और आपको बना के बताऊं, जैसे वाई पर तो मैंने एक्स लिखा प्लस वाई में मैंने कर दिया 4 जो ये वाई था यहाँ हमारे पास, इसमें मैंने 4 का गुणा कर दिया। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आप बता सकते हो कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस 4y। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ हो गया 2 एक्स की जगह, हमको केवल यहाँ मान वैल्यू लिखना है बस। यहाँ पे क्या था 14, एक्स वाई की वैल्यू क्या थी 14, तो 14 चुका 56, 56 और 2 58, 58 सॉरी, कितने आ गए 58 आया आंसर ये। तो इस तरह से ये समीकरण हमको केवल बनानी थी बस। किसी में भी अपन गुणा कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि अपन इस एक्स में ही करेंगे, किसी भी संख्या का हम गुणा कर सकते हैं, पर वो आना चाहिए कि कितना आंसर आएगा यहाँ पे, ये सही आना चाहिए, ठीक है। बस कंप्लीट क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2x + 1 = x - 3 को हल कीजिए, है ना। इसका सॉल्यूशन हमको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सिंपल है, देखो कितना इजी है। देखो 2x + 1 ऐसा कैसे ही लिखा, x - 3। आपको हल करना है, हल करना है मतलब हमको x की वैल्यू निकालना है। हल करना है मीनिंग इसका क्या है, हमको x की वैल्यू निकालने है। कैसे निकालेंगे, देखो लकी कैसे निकालेंगे। ये 2x लिखा, अब यहाँ पे देखो x को एक तरफ कर दो, x को, और जो अनवेरिएबल है उनको एक तरफ कर दो, एक तरफ कर दो। तो x को एक तरफ कर दो, तो x ये यहाँ पर है तो इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर ये -3, फिर ये +1 है तो +1 को इधर लाओ तो ये -1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 2x में से एक x जाए, कितना बचेगा लकी, 1x, तो एक एक x बचेगा = माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, 4 -4 आ जाएगा। बस ये आंसर आ गया। देखो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। मतलब एक नोटबुक की कीमत है वो एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो इस कथन को निरूपित करने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखिए। मतलब हमको ऐसी समीकरण बनानी है जिसमें 2 चर होना चाहिए। 2 चर कौन कौन से, 2 चर कौन से बताओ, कौन से 2 चर, y हाँ x, हाँ 2 चर हैं x और y। जो समीकरण हमारी होती है वो x और y में होनी चाहिए, मतलब 2 चरों में वो समीकरण होनी चाहिए। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, पहले ये देखो कि ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो कौन दुगनी है, पहले ये देखो कौन दुगनी है, कलम की कीमत से दुगनी है। तो कौन दुगनी है, कलम नहीं है, नोटबुक दुगनी। देखो एक नोटबुक की कीमत दुगनी है, ध्यान, इसको मत पढ़ो, इसको अभी मत पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, एक नोटबुक की कीमत दुगनी है, किससे, एक कलम की कीमत से। कौन है दुगनी, नोटबुक है, ठीक है। कौन है, नोटबुक है दुगनी, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, माना पहले क्या नोटबुक है, तो माना नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत हम मान लेंगे x, क्या मान लिया, x। और कलम की कीमत हम क्या मान लेंगे, कलम की कीमत क्या मान ली मैंने, y मान ली, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम प्रश्नानुसार करेंगे। हम समीकरण बना रहे हैं, अब क्या बना रहे हैं, समीकरण, इक्वेशन बना रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं। देखो कैसे बनाएंगे,
प्रश्नानुसार क्या है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो जब भी ऐसी दुगनी या तिगुनी, चार गुनी, पांच गुनी या कम अधिक जब ऐसी बात की जाए तो दो जो पद है हमारे पास, दो जो हमने माने हैं उनको बराबर लिख लो। क्या लिख लो उनको? बराबर। ये लिख लिया बराबर, x बराबर y। वाई। ये क्या है, नोटबुक की कीमत है और ये कौन सी है, कमल की, कलम की, कलम की कीमत है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, एक नोटबुक की कीमत, ये नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। कौन दुगनी है? ये। हाँ एक्स। ये क्या है, दुगनी है। कौन दुगनी है? ये। तो इसको दुगनी हम नहीं करेंगे क्योंकि इसको दुगनी कर देंगे तो ये चार गुनी हो जाएगी। फिर ये तो पहले से दुगनी है ही सही, तो हम दुगनी किसको करेंगे? बताओ दुगनी किसको करेंगे? इसको एक वाई ये को कलम वाली को। कलम की कीमत को क्या कर देंगे? दुगनी। ये कर दिया, मतलब दो का गुणा कर दो तो दुगनी। ठीक है, तो ये समीकरण हमारी बन गई। इस कथन को निरूपित करने वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए, तो ये रहा दो चर वाला रैखिक समीकरण। बस यही तो लिखना था और क्या, ये आगे लिख दिया। ठीक है, देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं 11th। निम्न रैखिक समीकरणों को x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसको इस रूप में लिखो पहले। किस रूप में? इस रूप में। इस रूप में लिखो और उसके बाद आप ए बी और सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो पहले हम इस समीकरण को देखते हैं। देखो इसको लिखते हैं पहले, कैसी लिखी हुई है ये, इसको लिखो पहले। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 ये लिखा हुआ है। तो अब आप ये जो इक्वेशन लिखी हुई है और ये इक्वेशन क्या दोनों एक जैसे दिख रही है? क्या आपको नहीं दिख रही है? क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि हमारे पास x भी है y भी है लेकिन c कहाँ है? देखो x भी है y भी है लेकिन यहाँ c कहाँ है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से हम तुलना कर लेंगे। से तुलना कैसे करेंगे? तुलना मतलब इसके जैसा बना दो। कैसे बनाएंगे इसका जैसा? देखो 2x लिखा, प्लस लगाओ 3y लिख दो। देखो यहाँ पे c है क्या? नहीं है ना, तो इसको इधर लाओ। इसको तो इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -9.35। अब यहाँ पे ये इधर आ गया तो ये यहाँ क्या बचा? फिर यहाँ बचा ये 0। बराबर लगा दिया। यहाँ क्या बचा? 0। देखो ये ऐसा कैसे लिखा मैंने, ये ऐसा कैसे लिखा, ये फिर 9.35 को मैं इधर लाया तो ये माइनस का हो गया, ये बराबर लगा था, बराबर लगा दिया और ये 0 जो यहाँ 0 था ये 0 कर दिया मैंने। ठीक है ना? बस यही तो करना था हमको कि आप इसको इस रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये रहा। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको ए बी सी के मान निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी कुलदीप? ए की वैल्यू 2। ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू देखो यहाँ पे देखो 1 से यहाँ पर 2x है तो ए से एक कंपैरिजन कर लो, है ना, और इनकी कंपैरिजन हो जाएगी और इनकी हो जाएगी कंपैरिजन। हाँ सिंपल सी बात है। ठीक है, ये देखो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये बी की वैल्यू आ गई 3 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.35। माइनस आएगी। क्या आएगी? माइनस। क्योंकि ये माइनस भी लेंगे क्योंकि जो हमारी समीकरण है वो तो प्लस में है। देखो यहाँ पर हाँ। यहाँ किस में? प्लस में। लेकिन माइनस अदर आ रहा है, अलग से आ रहा है माइनस, तो हम माइनस लिख देंगे -9.35 ये आएगी वैल्यू। ऐसे आएगा। यह माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस हम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमारी हमारी जो इक्वेशन बनी हुई है पहले से ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें माइनस नहीं है, इसलिए हमको माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना इसमें माइनस नहीं है इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं। आप सोचोगे माइनस क्यों लिख रहे हैं? ये माइनस इसी वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हमारे समीकरण में माइनस नहीं है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो इधर, अब इसको पहले इसको किस फॉर्म में जमाओगे? इस फॉर्म में। कैसे जमाएंगे? देखो -2x लिखा प्लस 3y लिख दो। अब देखो अब क्या चाहिए? c चाहिए, तो इस 6 को इधर लाओ तो -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण का? ये जो है ना, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप है। ठीक है, क्या है? मानक रूप या व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। एक ही बात है। ठीक है, देखो x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तुलना कंपैरिजन हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से आप समझना इस बात को। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकते हैं, वो एग्जाम में क्या पूछ लेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है। चलो a की वैल्यू देखो ध्यान से। a की वैल्यू कहाँ? यहाँ देखेंगे हम और ये यहाँ पर देखेंगे। तो a से a देखो कंपैरिजन करो -2। ठीक है, अब b की वैल्यू बताओ क्या आएगी? b की वैल्यू ये यहाँ देख लो और ये यहाँ देख लो।
3 तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3। 3 और सी ध्यान से देखना आप, सी ये देखो और सी ये देखो, -6 -6। ये -6 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी समीकरण में जो मानक रूप है उसमें माइनस नहीं है, इसलिए हमको माइनस लगाना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, थर्ड वाला क्या है? x इज इक्वल टू 3y, ये है। हाँ पहले हम क्या करेंगे, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में हम लिखेंगे। मानक रूप में क्या होता है उसका? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे इस रूप में? तो देखो पहले x है तो x लिख दो, फिर क्या है? y है, y है तो y को इधर लाओगे, y तो इधर है तो y को इधर लाओगे बराबर के माइनस इधर, हो तो ये माइनस का हो गया, -3y। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अब c कहाँ से लाएंगे हम? c तो हमारे पास है ही नहीं, तो c नहीं है तो क्या लिख देंगे? 0 लिख दो। और बराबर, अब ये जो 3y था हम इसको बराबर के इधर लाए थे, है ना? तो अब यहाँ पे क्या बचा बताओ? 0। क्या बचा? 0। हम केवल क्या किया, हमने केवल जो 3y था हम इसको इधर लाए, ये आ गया -3y। अब ये 0 कहाँ से आया? तो ये 0 हमने यहाँ से लिया है, यहाँ से। ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण को देखकर हमने इस 0 को लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास 3y तो आ गया, लेकिन हमारे पास c नहीं है। जो हमारे पास पद नहीं रहेगा उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। ठीक है, यही ध्यान रखना। चलो, तो अब हम इससे तुलना करेंगे, जो हमारी समीकरण है इससे क्या करेंगे? तो लिख देना तुलना। क्या लिख दोगे? तुलना करने पर या कंपैरिजन, तुलना करने पर। तो a की वैल्यू जल्दी से मुझे बता दो, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे ये है। a की वैल्यू x, a की वैल्यू 1 आएगी। क्या आएगी a की वैल्यू? 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे गुणांक में कोफिशिएंट में क्या है? 1 है। तो कोफिशिएंट में 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट में a है, तो कोफिशिएंट इसका x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 1। मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ देखो, और b की वैल्यू आएगी -3, क्योंकि b यहाँ देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे समीकरण में तो माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे सवाल में है माइनस, तो हमको माइनस लगाना पड़ेगा। और c की वैल्यू बता दो लकी जल्दी से। 0। c की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, क्यों लगाया 0? क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास c यहाँ पर है ही नहीं। c कैसे पहचानेंगे? c कौन सा होगा? c अलग ही दिख जाएगा। c कोई संख्या है, ठीक है, c कोई क्या है? संख्या। वो किसी के साथ नहीं रहेगी, वो ना तो x के साथ रहेगी ना y के साथ रहेगी। ठीक है, वो अलग ही आपको दिख जाएगी कि हाँ, जैसे ये अलग ही, यहाँ पे कहाँ है y? है क्या यहाँ पर y? नहीं है, यहाँ पर भी y नहीं है, ना x से, वो अलग ही रहेगी। जैसे कोई संख्या रहेगी, कोई नंबर रहेगा, तो उसको हम क्या मानेंगे? c मानेंगे। और जहाँ पर c नहीं रहे या y नहीं रहे, तो वहाँ उस स्थान पर हम 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? 0। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आते ही हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने सवाल किए हैं कक्षा 9th में चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, तो अब यदि आपको और भी पढ़ना है, यदि और भी आपको 9th से रिलेटेड 10th से रिलेटेड और जो चैप्टर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं उनका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। ठीक है, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर, मैं आपका सॉल्यूशन देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। थैंक यू।